तुम्हारा नाम समन है ना? के ये मेरी वो पहले क्या था, साइकोलॉजी जो है वो फिलॉसफी का पार्ट था। ठीक है, साइकोलॉजी क्या है था, वो फिलॉसफी का पार्ट था। 1879 के पहले साइकोलॉजी की पढ़ाई फिलॉसफी के अंतर्गत होती थी। ठीक है ना? मनोविज्ञान की पढ़ाई कहाँ होती थी? दर्शन शास्त्र के अधीन में पढ़ाई होती थी। और मनोविज्ञान का जो परिभाषा था, जब दर्शन शास्त्र के अधीन में पढ़ाई होती थी, तो मनोविज्ञान की परिभाषा थी साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोल, है ना? क्योंकि दर्शन शास्त्र का जो विषय वस्तु था वो मुख्यतः परमात्मा आत्मा इसी पे था, इसलिए मनोविज्ञान के अंतर्गत भी जो पढ़ाई होती थी वो, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, आप अपना फेस दिखाओ ना, आप फेस तो दिखाओ, तो ऐसे क्या दिखा रहे हो, इंटरेक्शन तभी होगी ना। तो दर्शन शास्त्र के अधीन में मनोविज्ञान की पढ़ाई होती थी। ठीक है ना? तो दर्शन शास्त्र का जो विषय वस्तु था वो मुख्यतः आत्मा परमात्मा इसी यही था। और इसीलिए जब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के अधीन में पढ़ाया जाता था, तो मनोविज्ञान का जो विषय वस्तु था वो भी आत्मा ही था। तो इसीलिए साइकोलॉजी का जो सबसे पहला डेफिनेशन है वो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। उसके बाद जब 1879 में साइकोलॉजी का पहला प्रयोगशाला का स्थापना विल्हेम वुंट ने जब लिप्जिंग में किए, तो उन्होंने मनोविज्ञान की जो परिभाषा थी उन्होंने बदल दिया। और उन्होंने मनोविज्ञान की परिभाषा क्या दिया? मनोविज्ञान चेतना एवं अनुभव का विज्ञान है। इसलिए आत्मा दिखता है, बोलो देख सकता है आत्मा को? नहीं, वो महसूस करने, हाँ वो महसूस करता है, वो आज तक किसी ने आत्मा को नहीं देखा। तो उनका कहना था कि जब हम प्रयोगशाला में प्रयोग करेंगे तो हम इस पे कैसे अध्ययन कर सकते हैं जिस चीज को हमने कभी देखा ही नहीं। इसीलिए उन्होंने मनोविज्ञान की जो परिभाषा थी वो बदल दिया और उन्होंने बोला कि मनोविज्ञान का जो विषय वस्तु होगा वो आत्मा नहीं चेतना होगा। और उन्होंने परिभाषा बदल के मनोविज्ञान का कि मनोविज्ञान चेतना एवं अनुभूति का विज्ञान है। ठीक है, उनका विषय वस्तु भी बदल गया, वो अब चेतना हो गई। और उनकी परिभाषा जो अभी अब बताया आपको, और एक अलग विधि भी हो गया जिसके द्वारा आपके मन में के चेतना में क्या चल रहा है उसके बारे में जानने के लिए एक विधि का उन्होंने उपयोग किया, जिस विधि को हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहते हैं। ठीक है, तो जब चेतना एवं अनुभूति का अध्ययन करना शुरू किया, कब से? जब 1879 में विल्हेम वुंट ने पहली प्रयोगशाला की स्थापना लिप्जिंग में की, तब से उन्होंने मनोविज्ञान के विषय वस्तु को बदल दिया। ठीक है ना? और विषय वस्तु क्या हो गया? चेतन एवं अनुभूति। ठीक है ना? और जिसको अध्ययन करने के लिए एक विधि का प्रयोग किया, उस विधि को क्या बोलते हैं? अंतर्निरीक्षण विधि या इंट्रोस्पेक्शन मेथड। क्लियर हो रहा है? ठीक है, लेकिन ये भी परिभाषा बहुत दिनों तक मान्य नहीं रहा, है ना? क्योंकि चेतना में क्या चल रहा है वो वही व्यक्ति सही से बताता है। सपोज करिए कि आपके चेतना में क्या चल रहा है। चेतना, पहले तो चेतना को समझ लो कि चेतन है क्या। ठीक है, चेतन को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, चेतना, अर्धचेतना और अचेतना। ठीक है, अभी हम पढ़ा रहे हैं और आप सुन रहे हो, तो ये मेरी जो बातें हम बोल रहे हैं आपको, वही अभी चेतना में आपका चल रहा है, चेतन में है ना। अभी हम जो भी आपको बोल रहे हैं आप सुन रहे हो, तो ये क्या है? ये चेतन में चल रहा है ना। लेकिन कल की बातें, कल जो बात है आपको, वो बातें आपकी पूरी तरह से याद नहीं रहेगा वो, क्योंकि वो चेतन में नहीं है, आधी चेतना में है।
कल की बातें अगर हम पूछेंगे कि कल आप इस वक्त क्या कर रही थी, तो आप थोड़ी देर सोचिएगा ना कि कल इतने बजे 9 बजे हम क्या कर रहे थे कल, है ना। हाँ। फिर बहुत ज्यादा सोचिएगा, याद करिएगा तो क्या आएगा, वो बातें आधी चेतना जो थोड़ी बहुत याद थी वो आपको चेतना में वापस आ जाएगी और आप कहिएगा कि कल 9 बजे हम नाश्ता कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, ठीक है ना। तो इसी को हम अर्धचेतन बोलते हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको हमारी या तो एंटी सोशल होते हैं या अनैतिक है, असामाजिक है, या फिर बहुत ऐसी बातें जिसकी जरूरत नहीं होती है, वो सारी बातें हम कहाँ डंप कर देते हैं, अचेतन में कर देते हैं। जो माइंड का सबसे बड़ा पार्ट होता है, जिसको हम लोग डस्टबिन भी बोलते हैं। माइंड ऑफ डस्टबिन किसको बोलते हैं? अचेतन को। क्योंकि जन्म से लेके वर्तमान तक जितनी भी बातें आपके जिंदगी में हुई है, वो सारी